हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सेशन। अब आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो इट्स नॉट इवन अ मंथ रिमेनिंग एंड आई कैन ट्रूली एम्पथाइज। आप बहुत जिटरी हो गए, नर्वस हो गए, एंग्शियस हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या करो, प्रेशर माउंट हो रहा होगा, यू मस्ट बी फीलिंग लाइक गिविंग अप। बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी नेचुरल, इट हैपन्स टू एवरीबडी। ये एक फेज़ होता है और इस फेज़ को ओवरकम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस और आप एफर्ट्स करिए, राइट। अगर चिंता करने से कुछ होता तो वी वुड हैव वेरी इजीली टेकन दैट पाथ, बट चिंता करने से कुछ होता नहीं है और एंग्जाइटी माउंट होती है। तो जब भी आपको लगे कि आप प्रेशर फील कर रहे हो, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। लॉजिक बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है और जो आपकी एनर्जी होती है उसको राइट डायरेक्शन मिल जाता है एंड इट गेट्स चैनलाइज प्रॉपरली। ठीक है जी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज कैट 2017 के स्लॉट 1 के वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो हम पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं ये पैराजंबल का क्वेश्चन है। आपके पास 5 सेंटेंसेस प्रोवाइडेड हैं, आपको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। दिस वाज टेस्टेड इन कैट 2017 स्लॉट 1, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट स्टेपिंग असाइड ताकि आप आराम से क्वेश्चन को रीड कर सको। यू कैन अब्जॉर्ब इट, यू कैन ट्राई इट एंड देन वी विल डिस्कस, राइट। सो आई विल जस्ट स्टेप असाइड सो दैट यू कैन ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन। यू हैव टू रीअरेंज सो दैट इट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। आई एम श्योर आपने पढ़ लिया। चलिए, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैम थोड़ा सा और टाइम चाहिए रीडिंग के लिए, तो आप पॉज कर लेना वीडियो को, अटेम्प्ट करना, उसके बाद यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग डाउन इम्प्लाइज नॉट अ पैसिव ट्रांसफर बट सम कॉन्टेस्टेशन इन डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी हैंडेड डाउन। तो ये की क्या बात हो रही है कि हैंडिंग डाउन पैसिव ट्रांसफर नहीं होता बट कॉन्टेस्टेशन होती है। मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी हैंडेड डाउन। अभी के लिए बहुत प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं लगता और अभी कुछ गैदर भी नहीं कर पा रहे, तो लेट्स नॉट ट्राई टू टेक अ डिसीजन हियर, लेट्स कीप रीडिंग फर्दर. Wherever Western scholars have worked on the Indian past, the selection is even more apparent and inventing of a tradition much more recognizable. ठीक है, अगेन मेरे को ये ओपनिंग स्टेटमेंट जैसा प्रॉमिसिंग नहीं लगता, बट येस दे आर टॉकिंग अबाउट सम ट्रेडिशन एंड दैट्स समथिंग दैट आई कैन गैदर फ्रॉम द सेंटेंसेज, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। Every generation selects what it requires from the past and make innovations some more than others. तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कनेक्शन लगता है क्योंकि अब आइडिया बिल्ड होना शुरू हो गया कि क्यों यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ हैंडिंग डाउन ये नहीं है कि पैसिव ट्रांसफर हो, राइट। यहाँ पे कॉन्टेस्टेशन इन्वॉल्व है और सेंटेंस 3 बोल रहा है कि एवरी जनरेशन सिलेक्ट्स व्हाट इट रिक्वायर्स फ्रॉम द पास्ट, फिर इनोवेशन करती हैं, makes its innovation some more than others, right. So now I can see some ideas flowing. तो मुझे कहीं कहीं तो 1 और 3 connected लगते हैं. So this can possibly form a mandatory pair. अभी आगे पढ़ते हैं, then we will take a call. It is now a truism to say traditions are not handed down unchanged but are invented, right. So pay attention to this word now. और अगर आप देखोगे हैंडेड डाउन और सेंटेंस 1 4 और सेंटेंस 1 फिर एसोसिएशन एस्टैब्लिश करता दिखता है कि देखिए इट इज़ नाउ अ ट्रूइज्म टू से ट्रेडिशंस आर नॉट हैंडेड डाउन अनचेंज बट आर इन्वेंटेड. एंड हाउ इज द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग डाउन इज नॉट अ पैसिव ट्रांसफर बट सम कॉन्टेस्टेशन इन डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी हैंडेड डाउन. सो कैन यू सी, सो वेरी इजिली वी कैन से दैट 4 1 3 आर एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, राइट. एक बार हम सेंटेंस 5 भी पढ़ लेते हैं. सेंटेंस 5 सेज जस्ट एज लाइफ हैज डेथ एज इट्स ऑपोजिट सो इज ट्रेडिशन बाय डिफॉल्ट द ऑपोजिट ऑफ इनोवेशन. यानी कि पूरे डिस्कशन में हम किसकी बात कर रहे थे, ट्रेडिशन और इनोवेशन की, राइट. तो अब तुम इन सारे स्टेटमेंट्स में देखोगे तो तुम्हें सबसे प्रॉमिसिंग जो ओपनिंग स्टेटमेंट लगेगा वो क्लियरली सेंटेंस 5 लगेगा, राइट. और उसके बाद तुम देखो कि व्हाट इज हैपनिंग
that traditions are not handed down unchanged but are invented. So 5 and 4 are clearly forming the association. और 9 ये जो now वाला word है बहुत help करता है connect करने में 5 and 4 को. Right now कमिंग टू द रिमेनिंग सेंटेंसेस, लाइक आई टोल्ड यू कि 4 और 1 मैंडेटरी हैं और 1 और 3 मैंडेटरी है. तो हमारे पास 5, 4, 1, 3 तो इस्टेब्लिश हो गया. 5 सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट है, सबसे जनरल स्टेटमेंट है, तो इसको आप ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. कमिंग टू सेंटेंस 4, तो 5 और 4 भी एक तरीके का मैंडेटरी पेयर बनाते हैं कि लाइफ एंड डेथ हैज़ इट्स ऑपोजिट. ट्रेडिशन बाय डिफॉल्ट इज द ऑपोजिट ऑफ इनोवेशन, एंड नाउ वी कैन से द ट्रेडिशंस are not handed down in unchanged but are invented. How they are invented, how is the handing down done? That sentence 1 is explaining that the process of handing down implies not a passive transfer, but then there's a contestation. That means people are thinking about it to what to pass over, right? What has to be handed down to the upcoming generation. अब देखिए कुछ traditions ऐसे थे जो हमारे parents ने हमें pass on नहीं किए, मे बी उनके जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरी मम्मी है वो मेरे जो दादाजी थे उनके सामने सर पे पल्लू रखती थी, बट दिस इज़ नॉट पास डाउन टू आवर जनरेशन. सो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि डिसाइड कर रहे हैं कि व्हाट हैज़ टू बी पास डाउन टू द अपकमिंग जनरेशन. एंड हाउ इज इट बीइंग डन? फिर 4 का सेंटेंस 1 का एक्सप्लेनेशन सेंटेंस 3 देता है कि एवरी जनरेशन सिलेक्ट्स what it requires from the past and makes its innovation some more than others. So it is varying from generation to generation. तो हमारे पास clearly 5, 4, 1, 3 तो establish हो गया. अब बचा क्या? सेंटेंस 2. तो सेंटेंस 2 4, 1, 3 को आप चेंज नहीं कर सकते, 5, 4 को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो आपके पास बचा क्या? स्टेटमेंट 2 का प्लेसमेंट कैन ओनली हैपन इन द लास्ट, राइट? तो हमारे पास जो फ्लो एस्टैब्लिश हुआ वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ? वी हैव सेंटेंस 5 दैट बिगिंस द डिस्कशन, राइट? सेंटेंस 4 उसको कनेक्ट करता है कि व्हाट इज नाउ हैपनिंग, द ट्रेडिशंस आर नॉट हैंडेड डाउन अनचेंज, मतलब आप उसको एज इट इज़ नहीं pass on कर रहे, you are doing it by bringing some inventions but are invented. And how the process of handing down is happening, that is presented in 1 and 3, and sentence 2 can bring the discussion to a logical end. ठीक है? So the correct answer to this para jumble would be 5, 4, 1, 3, 2. I hope this is clear to everybody. चलिए, so now let's come to the next question. Again, it is a para jumble question. 5 statements का question है. It might just take some time for you to solve. तो आप आराम से इसको attempt करो and then we will discuss. जब भी क्वेश्चन पढ़ें पैरेलली रीजन आउट करते रहें, कहीं कहीं मैंडेटरी पेयर दिखता है आइडेंटिफाई कर लीजिए, बट जस्ट डोंट फोर्स योरसेल्फ कि एज सून एज आई फिनिश द क्वेश्चन एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर. एट टाइम्स by the time you reach to the last sentence you get better clarity, right? So give yourself that time. There is no rush to just solve the question there and then. तो जैसे अब आप पैराग्राफ रीडिंग को ख़त्म करोगे आपको पता चल जाएगा पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है. जीन एडिटिंग के बारे में बात कर रहा है, एंड अ स्पेसिफिक डिजीज़ वेयर द प्रोसेस हैज़ बीन डन इफेक्टिवली, राइट? तो अब एक बार क्वेश्चन सॉल्विंग को बिगिन करते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सेंटेंसेस. Scientists have for the first time managed to edit genes in human embryo to repair a genetic mutation, fueling hopes that such procedures may one day be available outside laboratory conditions. तो यानी कि फर्स्ट टाइम करा है, तो फर्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्लू है और एक जनरल स्टेटमेंट लगता है. मेरे को लगता है ये पॉसिबल ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बट लाइक आई ऑलवेज से नेवर टेक अ फाइनल कॉल टिल यू एक्सप्लोर ऑल द आंसर चॉइसेस, बट वी कैन कंसिडर दिस टू बी अ प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट. Now come to sentence 2. The cardiac disease causes sudden death in otherwise healthy young athletes and affect about 1 in 500 people overall. Now correcting the mutation in the gene would not only ensure that the child is healthy but also prevent transmission of mutation to the future generation. So उससे क्या होगा कि बच्चा तो healthy हो जाएगा और आने वाली जो future generations है वो भी impact उन पे नहीं पड़ेगा. So now see, it is caused by a mutation in particular gene and a child will suffer from the condition even if it inherits only one copy of the mutated gene.
ठीक है। अब अगर आप बहुत क्लियरली देखो तो कहीं कहीं आपको सेंटेंस 2 और 4 में एक कनेक्शन दिखता है। देखो 2 बोल रहा है कि कार्डियस डिजीज कॉजेज सडन डेथ, इसकी वजह से क्या होता है इन हेल्दी यंग, पे अटेंशन टू दिस वर्ड, यंग एथलीट्स एंड अफेक्ट्स अबाउट 1 in 500 पीपल ओवरऑल। एंड हाउ इज इट कॉज्ड? सो कार्डियक डिजीज की वजह से सडन डेथ होती है, और ये कैसे होता है? इट इज कॉज, सो पे अटेंशन, इट किसको रेफर कर सकता है? कार्डियक डिजीज को। सो हाउ इट इज कॉज? इट इज कॉज बाय म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन and a child will suffer from the condition even if it inherits only one copy, right? So we can very easily connect 2 and 4, right? तो यहाँ पर ये connection establish करने के लिए आपको थोड़ा तो ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि you are keeping in mind and you are processing the information. Like I always say in para jumbles का questions कि आपकी overall understanding of the information provided को check कर रहा है, तो वो information solid होना ज़रूरी है, तो आपको retain करने ज़रूरी हैं clues को। अगर आप सिर्फ एक जनरल रीडिंग करके आगे पढ़ते जाओगे तो फिर आप कनेक्शंस नहीं एस्टैब्लिश कर पाओगे, एंड दैट विल एक्चुअली मुश्किल ये हो जाती है कि यहाँ पे आपका प्रोसेस ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, एंड दैट वी डू नॉट वांट, राइट? चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू सेंटेंस नंबर 5 एंड लेट्स रीड दिस. व्हाट इज इट ट्राइंग टू कन्वे? In results announced in Nature this week, scientists fixed a mutation that thickens the heart muscles, a condition called hypertrophic कार्डियोमायोपैथी. तो यानी कि साइंटिस्ट एसोसिएट होता है 1 और 5 में, तो आप क्लियरली ये कह सकते हो कि 1 और 5 तो मैंडेटरी पेयर बन ही गए, राइट? तो 1 से बढ़िया कोई ओपनिंग नहीं हो सकता, हमने पढ़ लिया, क्योंकि अब एक रिजल्ट्स में क्या अनाउंस हुआ कि साइंटिस्ट फिक्स्ड अ म्यूटेशन. So there was how this is something which is possible, and that has fueled hopes. Why? Because scientists have fixed a mutation that thickens the heart muscles, a condition called hypertrophic cardiomyopathy. तो आप बहुत क्लियरली देखो तो 1 और 5 आपको मैंडेटरी पेयर इमर्ज आते दिखेंगे. तो हमने कैसे किया, ये आपको क्लूज देखना है. यहाँ पे इन्होंने कहा साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम कुछ अचीव किया है, फिर रिजल्ट्स में क्या डिक्लेयर किया, रिजल्ट्स में क्या अनाउंस हुआ, वो सेंटेंस 5 आपको कन्वे करता है, राइट? अब उसके बाद इन्होंने कह दिया कि एक मसल कंडीशन है जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, और ये क्या है? दिस इज अ कार्डियक डिजीज कॉज्ड बाय सडन डेथ इन अदरवाइज हेल्दी पीपल, राइट? तो क्या कंडीशन है उसको स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है, राइट? तो अगर आप इस रास्ते से चलना चाहते हो कि 1-5 के बाद 2 आना चाहिए बिकॉज दिस डिजीज विल बी एक्सप्लेन्ड बेटर इन सेंटेंस 2, देन यू कैन ऑल्सो प्रोसीड इन दिस फैशन. फिर आप सेंटेंस 4 पे आए कि ये होती कैसे है? इट इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन पर्टिकुलर जीन. तो यानी कि 1-5-2-4 तक तो आप पहुंच गए. अब आपके पास बचा क्या? सेंटेंस 3, और सेंटेंस 3 लॉजिकली डिस्कशन को एंड करता है. करेक्टिंग द म्यूटेशन इन जीन्स वुड नॉट ओनली इंश्योर चाइल्ड इज हेल्दी, सो व्हाट इज द एक्चुअल आउटकम हैपनिंग? दैट द चाइल्ड विल बी हेल्दी एंड इट विल प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू द फ्यूचर जनरेशन. तो द करेक्ट कॉम्बिनेशन टू दिस पैरा जम्बल विल बी 1-5-2-4-3. तो हमने जैसे ही पढ़ा पैराग्राफ हमें पता चल गया, हाँ जीन्स की बात हो रही, जीन टेक्नोलॉजी और एक डिजीज़ की बात हो रही है. तो हमने कहा कि साइंटिस्ट ने एक स्टडी करी है, जीन्स को एडिट करने की मैनेज कर लिया है. और फिर मैगजीन में क्या अनाउंस हुआ? नेचर में उन्होंने अनाउंस किया कि एक म्यूटेशन हो रहा है, दैट थिकन्स द, फिक्स कर दिया एक म्यूटेशन को, जैसे हार्ट मसल थिकन्स अ हार्ट मसल, और इस कंडीशन को हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? दिस व्हाट इट लीड्स टू, इट कॉजेज सडन डेथ इन अदरवाइज यंग चिल्ड्रन. एंड हाउ इज इट इज कॉज्ड? इट इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन पर्टिकुलर जीन. एंड सेंटेंस 5 सेज दैट वंस यू आर करेक्टिंग इट, आप एक बच्चे को तो हेल्दी कर रहे हो और आगे भी ट्रांसमिशंस को रोक रहे हो. सो व्हाट इज द राइट अरेंजमेंट? 1-5-2-4-3. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. चलो नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इट्स अ पैराजम्बल क्वेश्चन. 2017 में आपको बढ़िया पैराजम्बल के क्वेश्चंस मिले थे स्लॉट 1 में, सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग. आरसीज ठीक थे, आरसीज वर नॉट ओवरवेलमिंग. इसका मैं एक पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे 2017 के स्लॉट 1 के क्वेश्चंस के. तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो पैराजम्बल्स थे एक्चुअली थोड़ा सा आपको थॉट लगाना पड़ेगा, और 5 सेंटेंसेस थे और सेंटेंसेस लंबे थे. तो इट माइट have been that some students found the length to be one intimidating factor, but अगर आप logically देखोगे questions को तो doable है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही beyond your reach है. तो एक बार आप इस question को try करो. I'm sure you're going to enjoy solving the question. I'll just step aside.
5 सेंटेंसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, कि मैं को जहाँ जितना टाइम लगेगा उतना देना है। अब अगर आप 4 सेंटेंसेस वाली स्पीड से 5 सेंटेंसेस को हैंडल करोगे तो दैट कैन बी ट्रिकी, राइट, सो दैट वी वुड नॉट वांट टू हैपन टू अस। So let's start reading. The study suggests that disease did not spread with such intensity, but that it may have driven human migrations across Europe and Asia. तो कौन सी स्टडी देखते, कोई बेस स्टेटमेंट मिलता है क्या इसका? The oldest sample comes from an individual who lived in Southeast Russia. तो अब यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि कोई डिजीज स्प्रेड हुई है, उसके सैंपल का एसोसिएशन है, कहानी पकड़ में आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं। द एजेस, तो हाँ ओल्डेस्ट सैंपल, तो पहले तो डिजीज़ की बात होगी, किसका सैंपल, तो सेकंड तो ओपनिंग नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। द एजेस ऑफ स्केलेटन कॉरस्पॉन्ड टू अ टाइम ऑफ मास एक्सोडस। एक्सोडस, लॉट ऑफ पीपल लीविंग अ पर्टिकुलर प्लेस टुगेदर from today's Russia and Ukraine into Western Europe and Central Asia, suggesting that the pandemic, so again we are talking about some disease, पूरी situation में एक disease emerge करके आ रही है। तो आगे सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे, इन द एनालिसिस ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम 101 ब्रॉन्ज एज स्केलेटन्स for sequences from Yersinia pestis, the bacterium that causes the disease, 7 tested positive. So now coming to sentence 5, DNA from Bronze Age human skeletons indicate that Black Plague could have emerged as early as 3000 BC, long before the epidemic that swept through Europe in the mid 1300s. तो out of all these sentences clearly हमें समझ में आता है कि sentence 5 जो है वो introduce कर रहा है कि हुआ क्या होगा, right? So in this reference sentence 5 is saying कि हमें Bronze Age के skeletons का हमें जब हमने DNA स्टडी किया तो इंडिकेट हुआ कि एक ब्लैक प्लेग की वजह से इट कुड हैव इमर्ज इन 3000 BCE, लॉन्ग बिफोर एपिडेमिक दैट स्वेप्ट थ्रू यूरोप इन द मिड 1300s। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डीएनए स्टडी किया। अब डीएनए का एनालिसिस कैसे हुआ, तो ये ब्रॉन्ज एज का कॉन्सेप्ट है, यानी कि 5 और 4 तो कनेक्टेड रहेंगे, तो क्लियरली 5 और 4 तो आप मैंडेटरी पेयर एस्टैब्लिश कर सकते हो। एक बार रीड करके देखो, राइट, 5 ने इंट्रोड्यूस किया, 4 उस आइडिया को बिल्ड कर रहा है, राइट। नाउ अब हमारे पास क्या सेंटेंसेस हैं, अब आपने कहा एनालिसिस हुआ फ्रेगमेंट्स का, तो फिर स्टडी ने क्या सजेस्ट किया, पे अटेंशन, स्टडी सजेस्टेड। तो स्टडी कहाँ पे हो रही है, ये एनालिसिस ऑफ फ्रेगमेंट्स था, इसके बेसिस पे आप सेंटेंस 1 को प्लेस कर सकते हो। 1 ने कहा कि स्टडी ने सजेस्ट किया डिजीज डिड नॉट स्प्रेड विद सच इंटेंसिटी बट इट मे हैव ड्रिवन ह्यूमन माइग्रेशन, सो इट हैज ड्रिवन ह्यूमन माइग्रेशंस। और फिर उसके बाद आप सेंटेंस नंबर बहुत इजीली 2 पर आ सकते हो, राइट, कि द ओल्डेस्ट सैंपल, सो द स्टडी सजेस्ट डिजीज डिड नॉट स्प्रेड विद सच इंटेंसिटी। तो सैंपल कहाँ से आया था, जो साउथ ईस्ट रशिया में रहता था। तो ऑफ कोर्स आप 2 को बहुत इजीली 1 के बाद प्लेस कर सकते हो। एंड देन यू कम टू सेंटेंस 3 विच सेज द एजेस ऑफ स्केलेटन कॉरस्पॉन्ड टू अ टाइम ऑफ मास एक्सोडस फ्रॉम टुडेज। तो अंडरस्टैंड दिस, टुडेज, तो पूरी कहानी आप घुमा के प्रेजेंट टाइम पे ले आए कि द एजेस ऑफ स्केलेटन कॉरस्पॉन्ड टू अ टाइम ऑफ मास एक्सोडस फ्रॉम टुडेज रशिया एंड यूक्रेन इनटू वेस्टर्न यूरोप, सजेस्टिंग पैंडेमिक कुड हैव ड्रिवन। तो ये बेसिकली कंक्लूसिव स्टेटमेंट की तरह इमर्ज करके आ गया। तो आपका जो करेक्ट लॉजिक एस्टैब्लिश हुआ, जो फ्लो ऑफ आइडियाज एस्टैब्लिश हुआ, वो क्या है, 5 4 1 2 3। देखिए 5 और 4 को तो आपने ब्रॉन्ज एज से ही कनेक्ट कर लिया, राइट। इसके बाद 4 ने बोला था कि एनालिसिस हुआ फ्रेगमेंट्स का, तो यानी कि स्टडी का आइडिया को 1 में हमने प्रेजेंट किया। फिर कौन सा सैंपल मिला होगा, और आज के प्रेजेंट रशिया और यूक्रेन का जो माइग्रेशन हुआ था उसने क्या सजेस्ट किया होगा कि किसी पैंडेमिक की वजह से हुआ है। सो सेंटेंस 3 इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट टू द एंटायर डिस्कशन। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पैरा जंबल। ठीक है जी, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू the next question. So try this again, a para jumble. I think last line को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, I'll just slightly shift it. हाँ, अब I am sure ये better है in terms of reading. So try this question and then I will explain it to you. सो यू हैड 4 पैरा जम्बल्स कमिंग, है ना, एंड जो चारों पैरा जम्बल्स थे, आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, बट द
सेंटेंसेस वर वेरी लेंदी, सो उसकी वजह से स्टूडेंट्स का एक कॉमन फीडबैक आया कि मैम एक तो 5 हो गए थे, तो 4 की जगह 5 सेंटेंसेस प्रेजेंटेड थे, सो दैट क्रिएटेड स्लाइट प्रेशर, और उसके बाद सेंटेंसेस की लेंथ भी अच्छी थी. सो इफ़ नीडेड आप ये वीडियो मेरे सजेशन से 2 बार पढ़ सकते हो, राइट. सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, राइट. यू कैन रीड दिस, क्योंकि कई बार एक गो में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है. So it's better you go through the sentences or go through this video twice, and that should be helpful. ठीक है, चलो. अभी अगर आपका नहीं सॉल्व हुआ तो आप वीडियो को पॉज कर लेना. लेट्स बिगिन द डिस्कशन. सो दिस विजुअल टर्न, सो विच विजुअल टर्न, राइट, विच विजुअल टर्न, डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया कि दिस विजुअल टर्न, तो वो तो कहीं है नहीं डिस्कशन में, मतलब अभी आएगा, तो अभी ओपनिंग तो नहीं हो सकता. This visual turn in social media has merely accentuated an announcing instinct of ours, enabling us with easy to create, easy to share, easy to store, and easy to consume platforms, gadgets, and apps. Right now, see, there is absolutely nothing new about us framing the vision of who we are or what we want visually or otherwise in our Facebook page. For example, तो ट्रांजिशन को देखा आपने. अब एग्जाम्पल वाला स्टेटमेंट तो पहले आप एक बेस स्टेटमेंट दोगे, फिर ही तो एग्जाम्पल प्रेजेंट करोगे, यानी कि ये भी ओपनिंग स्टेटमेंट की रेस से बाहर हो जाता है, राइट. So turning the page of most family albums which belong to a period well before the digital dissemination is spread of self-created and self-curated moments and images would reconfirm the basic instinct of documenting our presence in particular space on significant occasion with others who matter. तो अब आप इन तीनों स्टेटमेंट्स में अगर क्लियरली ऑब्जर्व करते हो तो 3 बहुत प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट इमर्ज करके आता है कि भाई ये तो पहले ही एक ट्रेडिशन चल रहा था कि जब आप एल्बम्स देखते हो, वी बिलोंगिंग टू अ पीरियड वेल बिफोर, तो डिजिटल डिसेमिनेशन के पहले वाला पीरियड था जहाँ पे सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ क्यूरेटेड इमेजेस होती थी. इससे क्या कंफर्म होता है, ये रिकन्फर्म करता है कि हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है डॉक्यूमेंटिंग, राइट. तो डेफिनेटली दिस इज एन ओपनिंग स्टेटमेंट, राइट. अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अब now what is happening, that there is nothing, absolutely nothing new about framing the vision. तो अब वो प्रेजेंट पे आ गए कि देखो ये पहले भी हो रहा था, और अगर फॉर एग्जांपल अब लोग फेसबुक यूज़ करके अपने पिक्चर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सो इट्स समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन डन बिफोर. और दिस विजुअल टर्न, सो दिस विजुअल टर्न इज कमिंग फ्रॉम इन सोशल मीडिया, तो फेसबुक से कनेक्ट करा सोशल मीडिया ने, हैज मेयरली एक्सेंचुएटेड, मेयरली, सो दिस हैज बीन देयर, इट हैज जस्ट एक्सेंचुएटेड द अनाउंसिंग इंस्टिंक्ट ऑफ आवर्स. तो क्लियरली मतलब आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पर 3 to 1 को कनेक्ट कर रहा है, राइट. तो आपने आधा गेम तो यहीं पे आसान कर दिया. सो लेट्स रीड फर्दर. अब हमें 4 और 5 को ही प्लेस करना है. We are empowered to book our faces and act as celebrities within the confinement of our respective friend list and communicate our activities, companionship and locations with minimal clicks and touches. So how it is happening, right? So how is it happening in terms of gadgets? So मुझे तो 1 के बाद 4 भी correct लगता है, but let's read 5 before we finally take a call. What is unprecedented is not a desire to put our news feeds related to self, but the ease with this broadcast operation can now be executed, often provoking anticipated responses from beyond one's immediate location. तो अगर आप देखोगे कि we are empowered, तो this is floating the idea ahead ना कि we are empowered to book our faces or whatever we want to do it, and 5 statement logically brings the discussion to the end, right. तो एक बार आप sentences का flow check करोगे तो I am sure you will be able to handle the questions, right. 5 स्टेटमेंट तो क्लियरली समरी की तरह काम कर रहा है. तो अगर हम देखें ये ओपनिंग है, ये समरी है, राइट. ये तो आपने क्लियरली इस्टेब्लिश कर लिया कि ये 3 मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है, 5 मेरा समरी की तरह काम करता है. उसके बाद 2 और 1 मैंडेटरी पेयर है, 3 2 मैंडेटरी है, 2 1 मैंडेटरी है. 4 का प्लेसमेंट कैन ओनली कम अब अगर आपका 3 to 1 सेटल्ड है, 5 कंक्लूजन है, तो 4 का प्लेसमेंट कैन ओनली हैपन बिटवीन 1 and 5, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट हैज इमर्ज्ड. ठीक है जी, चलो. सो 3 to 1 4 5 was the correct combination. Now this is the summary question that we have for you. So let's try solving this. ठीक है, I will just step aside, अच्छे से पैराग्राफ पढ़ो, समझो, and then we will discuss the question.
जब भी समरी का क्वेश्चन पढ़ते हैं कैसे स्ट्रैटेजाइज करते हैं, इसकी मैंने एक पैरा समरी की वीडियो बनाई थी, वन शॉट। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा सजेशन आप ज़रूर देख लो, दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। कई बार हमें स्ट्रैटेजी नहीं पता होती तो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस। अगर आपको टाइम लग रहा है आप पॉज कर लेना वीडियो। अ ट्रांसलेटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स नीड्स अ सिक्योर होल्ड अपॉन द टू लैंग्वेजेस इन्वॉल्व। तो ट्रांसलेशन होता है ना, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जा रहा है, तो कह रहे हैं कि दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड होनी ज़रूरी है, सपोर्टेड बाय अ गुड मेजर ऑफ फेमिलियरिटी विद द टू कल्चर्स। तो यहाँ पर व्हाट इज़ इट कि अ ट्रांसलेटर, अब ट्रांसलेटर को दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक तो सिक्योर द होल्ड ऑन द लैंग्वेज, ठीक है, एक तो पॉइंट आ गया कि लैंग्वेज, और दूसरा कल्चर, राइट। तो दो एस्पेक्ट्स की बात कर दी पहले सेंटेंस ने। मैंने आपको सिखाया था कि मैपिंग करनी है, इन केस आपने मिस कर दिया तो प्लीज़ पैरा समरी का वीडियो देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी, फॉर एन इंडियन ट्रांसलेटिंग वर्क्स इन एन इंडियन लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, finding satisfactory equivalence in a generalized Western culture of practices and symbols in the original would be less difficult than gaining fluent कंट्रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। तो कह रहे हैं कि अगर एक इंडियन ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, एन इंडियन ट्रांसलेटिंग वर्क इन एन इंडियन लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है, ट्रांसलेशन किससे हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में हो रहा है। तो फिर क्या होगा कि फाइंडिंग सेटिस्फैक्ट्री इक्विवेलेंस इन अ जनरल वेस्टर्न कल्चर ऑफ प्रैक्टिसेस एंड सिंबल्स इन द ओरिजिनल वुड बी लेस डिफिकल्ट देन गेनिंग। तो कल्चरल ट्रांसमिशंस आर गोइंग टू बी ईजी एंड व्हाट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, so cultural transition is less difficult than gaining fluent control of contemporary English. तो maybe the language wise it not be appropriate or perfect, but जो cultural transmission है उसमें better होगा, right? When a Westerner works on text in Indian languages, the interpretation of cultural elements will be a major challenge rather than control over grammar and essential vocabulary of the language concerned. तो अगर इंडियन कर रहा है तो ये बेसिकली बोलते हैं कि इंडियन के लिए जो कल्चर है उसको इंटैक्ट रखना इजी है, इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और अगर वेस्टर्नर कर रहा है तो उसके लिए वाइसा वर्सा है, उसके लिए वाइसा वर्सा सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। It is much easier to remedy lapses in language in a text translated in English than flaws of content. Since it's easier for an Indian to learn the English language than it is for a Briton or American to comprehend Indian culture, translations of Indian text is better left to Indian. So author ने यहाँ पे conclude कर दिया कि फिर जो Indian text की translations है वो किसको करनी चाहिए, Indians को करनी चाहिए, right? सो आई एम श्योर द फ्लो ऑफ आइडियाज इज क्लियर। तो अगर एक बार आप पैराग्राफ खुद से देखो, और आई विल जस्ट स्टेप असाइड। तो यहाँ पे क्या बोला कि इंडियंस की नॉलेज ऑफ कल्चर इज बेटर। तो एक वेस्टर्नर माइट बी फ्लुएंट इन द लैंग्वेज बट इट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट टू द कल्चर, जबकि इंडियंस के लिए मे बी दे आर नॉट फ्लुएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज बट दे विल बी एबल टू डू बेटर विद द कल्चरल एस्पेक्ट थिंग। तो एंड में ऑथर ने कंक्लूड कर दिया कि इंडियन शुड, हेंस इंडियंस टेक्स्ट इज बेटर लेफ्ट टू इंडियन। सो ट्रांसलेशन अल्टीमेटली किसके पास होनी चाहिए, इंडियंस के पास होनी चाहिए, राइट। अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, यू कैन वेरी इजिली डू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, है ना। आसानी से आप इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट कर सकते हो, क्रक्स आपके पास है ही। तो आपने क्या किया, जब भी आपने पैरा समरी किया, यू हैव डन सम मैपिंग। आपने कहा कि हाँ ट्रांसलेटर को दो चीज़ें चाहिए, कल्चर चाहिए, लैंग्वेज पे होल्ड चाहिए। तो इंडियन करेगा तो इंडियन का कल्चर की अंदर अंडरस्टैंडिंग बेटर है, हो सकता है इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें इतनी फ्लुएंसी ना हो, वेस्टर्नर की लैंग्वेज में फ्लुएंसी होगी पर कल्चर की समझ नहीं बैठेगी। तो अगर इंडियन टेक्स्ट को आपको ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसलेशन करना है, तो लीव इट टू इंडियंस टू डू इट, बिकॉज कल्चर की समझ इंपॉर्टेंट है, राइट। बस अब आप देख लो कौन सी आंसर चॉइस इस सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को कवर करती है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। While translating Indian and Westerner face the same challenges but have different scales and the former has the advantage. नहीं, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि फॉर्मर के पास एडवांटेज है, no such comparison, तो एक goes out. As preserving cultural meanings is the essence of literary translation, Indians' knowledge of the local culture outweighs the initial disadvantage of lower फ्लुएंसी इन इंग्लिश। नहीं, तो यहाँ पर अगेन दिस चॉइस इज़ नॉट अ वेरी कन्विंसिंग आंसर चॉइस। लेट्स कम टू सी
Indian translators should translate Indian text into English as their work is less likely to pose cultural problems. तो इसने यहाँ पर इस एस्पेक्ट को कवर कर लिया. तो between B and C, C is having an advantage to be picked up as a right choice because it's saying कि जो cultural problems है, क्योंकि इंडियन को समझ बेहतर है, तो एंड में उसने कहा था ना कि ग्रामर का तो आप फिर भी देख सकते हो, इट इज़ मच ईजियर टू रेमेडी लैप्सेस इन अ लैंग्वेज, बट कल्चर वाला विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो इसी के बेसिस पे तो ऑथर ने कहा था कि इंडियन टेक्स्ट का ट्रांसलेशन लीव इट टू इंडियंस, राइट, which are harder to address than the quality of language. So this is a wholesome answer. We will keep this. Westerners might be good at gaining reasonable fluency in new languages, but in understanding the culture reflected in culture is crucial. Indian remains better placed, right? So no, it is just about Indian text ki understanding of Indians is better in terms of culture. So again, D is not, you know, doing justice. So out of the given choices, which choice we can pick up as the final answer? Definitely C. Right, so you can take a look again at the options, right, and see how you are, you know, picking up C. ठीक है, तो जो इंटेंशन ऑफ द पैराग्राफ है वो इंडियंस वर्सेस वेस्टर्नर्स नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू शो. ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द चॉइसेस कैन बी एलिमिनेटेड. ए तो आउटराइटली हो गया, सेम चैलेंजेस तो है ही नहीं, राइट. उसके बाद आप बी पर आए तो उसने क्या किया, इंडियन सेंट्रिक एंगल को कंसिडर नहीं किया, राइट. सो अगेन बी गोज आउट. और डी कह रहा है कि प्राइमरी इंटेंशन ये नहीं है कि यू हैव टू पिट इंडियंस अगेंस्ट वेस्टर्नर्स, बट टू सजेस्ट दैट इंडियन शुड ट्रांसलेट इंडियन टेक्स्ट. सो इसके लिए जब आप एलिमिनेशन करोगे तो आउटराइटली जो बेस्ट आंसर चॉइस निकल के आएगी वो सी निकल के आएगी. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो अगेन इट्स अ पैरा समरी क्वेश्चन. आई विल जस्ट हाँ, अब आपको रीड करना आसान रहेगा, right. So this is a para summary question. Try reading it and then we will discuss it together. अभी भी रीड कर रहे हैं, मैपिंग करके करिए, राइट. इससे क्या होता है, इससे सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है और फोकस इंटैक्ट रहता है और क्रूशल पॉइंट्स कवर करना आपको समझ में आ जाता है, राइट. चलो, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. आपने नहीं पढ़ा तो आप पॉज कर लेना वीडियो को. फॉर ईच ऑफ द पास्ट 3 years टेम्परेचर्स हैव हिट पीक नॉट सीन इन द बर्थ ऑफ meteorology, not seen since the birth of meteorology, and probably not for more than 1,10,000 years. So basically they are saying कि जो past 3 years है ना, 3 years है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, पीक पर है. और उन्होंने बता दिया कि रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि सिंस व्हाट टाइम. The amount of carbon dioxide in the air is at the highest level in 4 million years. तो carbon dioxide is the highest और फिर टाइम रेफरेंस देके कहते हैं 4 million years में highest है. This does not cause storms like Harvey. There have always been storms and hurricanes along the Gulf of Mexico, but it makes them wetter and more powerful. So what is it is not causing them the storms, but it is making the storms wetter and more powerful. ठीक है. सो एज द सी वार्म्स, तो अब पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ इज़ इट मेकिंग देम वेटर एंड मोर पावरफुल. सो द एक्सप्लेनेशन कम्स लाइक कि एज द sea warms, they evaporate more easily and provide energy to storm fronts. As the air above them warms, it holds more water vapor. So how is it happening? Explanation या how को explain कर दिया कि how the storms are becoming wetter and more powerful. तो उसका explanation है. For every half a degree Celsius in warming, there is about a 3% increase in atmospheric moisture content. Again, how को आंसर कर रहे हैं. Scientists call this Clausius-Clapeyron equation. तो यहाँ पर ऑथर ने इस what is Clausius-Clapeyron equation कि about 3% increase in, कि अगर हमारे पास half a degree Celsius warming होती है तो 3 degree increase हो जाता है in atmosphere moisture content. तो इसको ऑथर ने एक टर्म नेम दे दी, Clausius-Clapeyron equation. तो CCE लिख रही हूँ मैं. This means the skies
fill more quickly and have more to dump. So again उसका explanation दे रहे हैं equation का. The storm surge was greater because sea levels had risen 20 centimeter as a result more than 100 years of human related global warming which has melted glaciers and thermally expanded the volume of sea water. So what is the eventual outcome? उसको एक्सप्लेन कर दिया. तो यानी कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि टेम्परेचर्स अपनी पीक को हिट कर गए, फिर रेफरेंस पॉइंट दे दिया, फिर कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो एयर में मैक्सिमम है इन द लास्ट 4 मिलियन ईयर्स. उसके बाद उसने कहा कि इनसे स्टॉर्म्स तो नहीं कॉज होते, पर जो स्टॉर्म्स है दीज आर बिकमिंग वेटर एंड मोर पावरफुल. एंड हाउ द स्टॉर्म्स आर कॉज्ड उसको एक्सप्लेन किया कि भाई एज द सी वॉर्म्स दे इवेपोरेट मोर इजीली और दे प्रोवाइड एनर्जी टू स्टॉर्म फ्रंट्स. इसकी वजह से एज द एयर अबव देम वार्म्स इट होल्ड्स मोर वाटर वेपर. तो उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ दिस इज हैपनिंग. फिर यहाँ पर एक टर्म लेकर आए कि अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हो रही है तो 3 डिग्री एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है. और इसको ऑथर क्लॉसियस क्लेपियरॉन इक्वेशन कह रहे हैं. उसका क्या पॉसिबल आउटकम्स है उसको लास्ट लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, राइट. सो यू कैन वेरी इजीली सी द फ्लो ऑफ आइडियाज दैट आर हैपनिंग हियर, इजंट इट. नाउ टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस. जस्ट वॉक थ्रू द आंसर चॉइसेस एंड देन आई विल डिस्कस दिस. So whenever we are going through the answer statements, we need to keep the sense or the crux that we have noted in front of us, right. तो जहाँ भी आप mapping कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, it is very important that you keep the answer choices in front of you और जो आपने उसका crux ensure किया है वो भी आप अपने सामने रखो, राइट. मतलब आपके सामने ये रिलेशन होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट कॉजिंग स्टॉर्म्स बट दे आर मेकिंग देम मोर पावरफुल. अब ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एयर कैन अब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर और यही जो रिलेशन है द चेंज इन द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो वो क्लॉसियस क्लेपियरॉन इक्वेशन देती है. तो ये सारा का सारा जो आपने क्रक्स निकाल लिया, राइट, ये हम आपने सामने रखेंगे ताकि हम क्लियरली आंसर चॉइसेस को पिक कर सके, राइट. तो हम चॉइस ए को रीड करते हैं. द स्टॉर्म हार्वी इज वन ऑफ द रेगुलर एनुअल वंस फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको. एनुअल रेगुलर वंस, ये तो कोई रीजन नहीं था ना, दिस इज कोई ये समरी तो नहीं है, राइट. अंडरस्टूड कि ये रेगुलर एनुअल हो रहा है, दिस इज नॉट द समरी. द समरी का तो वार्मथ और कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज और मॉइस्चर कंटेंट इस पे कहानी चल रही है. तो ए का एलिमिनेशन तो बहुत आसान है, राइट. अब स्टेटमेंट बी पढ़ के देखो. सो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट ब्रीड स्टॉर्म्स बट मेक देम मोर डिस्ट्रक्टिव. द क्लॉसियस-क्लेपियरॉन इक्वेशन दो इट प्रिडिक्ट्स पोटेंशियल इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्केल ऑफ डैमेज. तो कहीं भी आर्ग्यूमेंट स्केल ऑफ डैमेज स्टॉर्म्स माइट रेक इसकी बात नहीं कर रही कि कितना स्टॉर्म्स का इम्पैक्ट आएगा, ये तो कंसिडरेशन ही नहीं है, राइट. सो इवन बी गोज आउट. आधा स्टेटमेंट समरी का हिसाब से करेक्ट था बट अगेन प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कैन बी द डैमेज स्टॉर्म्स माइट कॉज दैट समथिंग विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. सो दिस इज out of context of the discussion. So clearly we can eliminate choice B. Now we'll come to C. Global warming melts glaciers resulting in sea water volume expansion. This enables more water vapor to fill the air above faster. Thus modern storms contain more destructive energy, right. तो this is basically explaining the mechanism, right. तो see, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि they have twisted the words. Yes, they have, but in a nutshell this is giving the explanation of the paragraph as a whole. Now come to D. It is naive to think, naive matlab it is you are being foolish or you are easily believing into something that rising sea levels and force of tropical storms are unrelated. Harvey was destructive as global warming has armed it, but this may not be true of all storms. So there is no such comparison of all storms with Harvey. So again this is unrelated. So clearly ए और डी तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो. मतलब एनुअल आप बोल नहीं सकते, स्केल ऑफ डैमेज बोल नहीं सकते, उसके बाद ऑल स्टॉर्म्स और हार्वी का कंपैरिजन करा नहीं, तो फिर बचा क्या. अगर आप एलिमिनेशन के प्रोसेस से करोगे तो भी आपके पास सी आंसर चॉइस है, राइट. सो द पैरा समरी क्वेश्चंस इमर्ज्ड आउट टू बी स्लाइटली ट्रिकी हियर बट एज वी से कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक बार ज़रूर करके देखने चाहिए बिकॉज यू गेट टू नो एग्जैक्टली दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, राइट. चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं. सो दिस इज एन ऑड वन आउट क्वेश्चन. तो ये
ट्राई करके देखो ये वाला सवाल। आई थिंक ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, व्हेन वी डिड ऑड वन आउट का वन शॉट, तब मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया था, आई रिमेंबर इट, एक बार आप भी चेक करना। सो आई जस्ट स्टेप असाइड, यू रीड दिस नाइसली, अटेम्प्ट इट, एंड देन वी कैन बिगिन द डिस्कशन. So let's start reading. People who study children's language spend a lot of time watching how babies react to the speech they hear around them. Then they make films, so they is referring to people, right? They make films of adults and babies interacting and examining them very carefully to see whether the babies show any sign of understanding what the adults say. तो 1 और 2 तो clearly associated है, तो ये तो odd one out नहीं हो सकते. They believe that babies begin to react to language from the very moment they are born. तो अभी it is more about study, right? So it's not about the result, it is about the study. So come to sentence 4. Sometimes the signs are very subtle, slight movement of baby. So they are studying the signs, and how are the signs? Signs are very subtle. And then again sentence 5 is explaining it. You would never notice them if you were just sitting with the child, but by watching the recording over and over again, you can spot them. So again 4, 5 is forming a mandatory pair, and 2 and 4 are also associated. तो 1, 2, 4, 5 तो आप पैराजम्बल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, और वो क्या बिलीव कर रहे हैं ये अभी बात नहीं हो रही, अभी बात ये हो रही है कि how is the study going on, right? So that is the reason we will pick 3 as the answer for odd one out. ठीक है, चलिए. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. आज के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे, तो 2017 में जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे बीए के, वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड करे. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वर्बल एबिलिटी वाज स्लाइटली टफर इन 2017 का स्लॉट्स. तो आपको एक बार ये वीडियो सॉल्व करने के बाद अगर आपको ज़रूरत लगे, देयर इज़ नो हार्म इन वॉकिंग थ्रू द क्वेश्चंस ओवर अगेन और वॉचिंग द वीडियो अगेन, राइट? और आपको डराने के लिए वीडियो नहीं दिया था, बट आपको familiarize करने के दिया था कि what should be the right approach to deal with such questions. I hope you found the video helpful. Take good care of yourself. Work very, very hard. All the best.